अकाउंटिंग? हाँ नहीं वो कर लेंगे, तो फंक्शंस तो हमने, ठीक है। मैंने बोला था ना कि जो डेफिनेशन थे अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, ये मोस्ट ऑफ द फंक्शंस हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, ये सब उसी से रिलेटेड है। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, वो डेफिनेशन ही बनाती है, रिकॉर्डिंग इन अ सिस्टमेटिक मैनर, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। फिर ये बोलता है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनल अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आई थी आपके पास, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस आया था, बैलेंस शीट आया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट आया था, उसकी बात कर रहे हैं। फिर ये बोल रहे हैं कि कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वट एवर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यू डेवलप्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, उसको आप क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, किसको, इंटरेस्टेड यूजर्स को, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल थे, वो हमने पिछली बार क्लास में देखे थे, नहीं, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर्स। फिर हमने बोला था कि वो यूजर्स जो होते हैं उनका करते क्या है, either that is beneficial for them for research purpose, for taxation purpose, for lending, for borrowing, for giving credit, या क्या, या फिर इन्वेस्ट करना, या पोटेंशियल इन्वेस्ट करना, या फिर क्या, डिसीजन लेने में। भाई इन्वेस्टर को भी डिसीजन लेना होता है कि पैसा लगाऊं ना लगाऊं, कंपनी के मैनेजमेंट को भी डिसीजन लेना होता है कि वेदर टू कंटिन्यू और टू क्लोज इट और टू स्विच ओवर और टू एक्सपेंड और टू डाइवर्सिफाई, वैसा करना। हो गया फंक्शंस, ठीक है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे कई बार क्या होता है कि टीचर ट्रेडिशनल तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 एडवांटेजेस, एनी 3 डिसएडवांटेजेस, ठीक है। कभी थियोरेटिकल क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो किस क्वेश्चन में कितना लिखना है ये कैसे अंदाजा होगा आपका, उसके लिए मैं आपको छोटा सा क्लू दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार टीचर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देता है कि भाई ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग या एनी 3 लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ऐसा करके। तो बताइए अगर आपके पास क्वेश्चन आया ये कि ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, और वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो कितना आप लेंगे और कितना लिखेंगे, बताइए मुझे। 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपका क्या आंसर होगा? 5 पॉइंट। और कितने, हाँ कितने, 6 पॉइंट्स। आप बताइए 5 पॉइंट क्या कहते हो, ऑनलाइन में क्या कहते हैं निमिषा? अगर क्वेश्चन आया कि ब्रीफली एक्सप्लेन 5, मैं ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस लिमिटेशंस या वेरियस एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो कितना लिखोगे? सर 5 to 6 points. 5 to 6 पॉइंट। व्हाट अबाउट निमिषा? Yes, sir. 5 points minimum. 5 पॉइंट। कैरवी कितने पॉइंट लिखेगी? सर मिनिमम 5, बट अगर ज्यादा आते तो ज्यादा। ज्यादा आते हैं तो ज्यादा लिख देंगे ना, सामने वाले को बताना है कि हमें कितना आता है, नहीं, वी हैव टू टेल देम लुक वी आर वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वी नो ऑल द 7 8 9 पॉइंट्स। बिल्कुल नहीं, जितना बोला जाए उतना ही करना होता है। कैसे? अगर बोला जाए अच्छा चलो ठीक है 5 पॉइंट लिख लिए, और 1 पॉइंट कितनी लाइन का बताओ? सर जितना भी वो 1 पॉइंट कवर करे, एक तो दो आपने लाइन। देखा होगा जब हम जब हम किसी क्वेश्चन का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो जब हम पहला पॉइंट लिखते हैं तो हमारे अंदर खूब सारी ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। वी हैव रिटन पॉइंट 1 2 3 4 5 लाइन, फिर दूसरा पॉइंट लिखते हैं, फिर 1 2 3 4 5 लाइन, फिर तीसरा पॉइंट लिखते हैं। वो याद आएगा तो बहुत बड़ी बात है, नहीं याद आया और याद आ गया तो फिर क्या करते हैं, फिर कहते हैं यार बहुत ज्यादा लिख दिया, चलो 3 लाइनें करते हैं। फिर थोड़ा और आगे चले चौथे पॉइंट पे, फिर हमने पॉइंट लिखा, याद आया तो याद आया, नहीं याद आया तो क्या करना है, फिर उसके बाद से फिर देखते हैं यार पीछे बहुत ज्यादा लिख दिया, फिर 2 लाइनें लिखते हैं। फिर 5वां पॉइंट में जब पहुंचते तब लगता है यार तो गड़बड़ हो गई, बहुत ज्यादा लिख दिया, तब उसको बहुत छोटा लिख देते हैं। ऐसा होता है किसी के साथ क्या? पहला पॉइंट बहुत बड़ा होता है, बाद में छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। Yes, sir. हाँ, बहुत लोगों के साथ होता है, और कई लोग बैलेंस भी रहते हैं। इस समस्या का समाधान क्या होता है पता है? बहुत आसान तरीका होता है। हमेशा देखिए कि सीबीएसई की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, ब्रीफली एक्सप्लेन, ब्रीफली डिस्क्राइब वगैरह क्वेश्चंस में, या डिस्क्राइब वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, एक हेडिंग लिखनी है और 3 से 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन, नॉट मोर देन दैट, ऐसा करके चलना है। अब उसका तरीका क्या होगा? देखो कई बार 5 पॉइंट है, आपको पहला दूसरा याद है, आपने खुद मतलब यू आर वेरी एनग्रॉस्ड इन राइटिंग। जब आप तीसरे पे आते हैं तो लगता है यार भूल सा रहे हैं कुछ, और चौथा पांचवा तो गुल्ली हो जाता है फिर। तो बेस्ट तरीका क्या होता है, कैसे बचें एक्स्ट्रा लिखने से, ये बिजनेस स्टडीज में काम आएगा ये तरीका। तो व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आप याद है ना जब क्वेश्चन पेपर आता है तो आप क्या करते हो, पेपर के पीछे पॉइंट लिख देते हो, नहीं लिखते? एग्जाम, होम एग्जाम्स में अगर कभी, वो तो बोर्ड में रेस्ट्रिक्शन होता है ना कि ना आप नीचे नहीं लिखेंगे, होम एग्जाम में थोड़ी रेस्ट्रिक्शन होता है। कई बच्चे चुपके से पेंसिल से क्वेश्चन पेपर पे लिख देते हैं, कहीं लिख देते हैं। क्यों लिख रहे हो क्वेश्चन पेपर पे? राइट ऑन आंसर शीट। आंसर शीट में लिखो पॉइंट नंबर 1, 1 2 3 4 5 लाइन की जगह पॉइंट नंबर 2, 5 लाइन की जगह पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5,
अब आपने क्या कर दिया, पांचों के पांचों पॉइंट लिख दिए। ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप बहुत ज्यादा लिखते तो आपको पॉइंट भूलने की परेशानी से खत्म हो जाएगा मामला। एंड नाउ यू नो कि आपको इन्हीं 4 लाइन में एक्सप्लेनेशन लिखना है, तो आप ज्यादा लिखने से बच जाएंगे। भाई कैसे जाओगे इसके बाहर? तो यू हैव टू curtail your explanation to these 4 lines. This will help you in business service. वहां लोग ने 1.5 पेज लिखाते हैं, क्यों लिख रहे हो भाई इतना? 5 नंबर का सवाल है, 5 पॉइंट लिखने, 1 पॉइंट का 3 से 4 एक्सप्लेनेशन होना है। यू हैव टू मूव इन दैट वे। एक और चीज, कई बार क्वेश्चन अपने आप कहता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन फॉलोइंग 4 पॉइंट्स, ये ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट, और वो क्वेश्चन आपका आ गया 6 नंबर का। 4 पॉइंट आपको लिखने, चलो मैं बोल दूं सपोज 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट क्वेश्चन लिख दिया, ब्रीफली एक्सप्लेन फॉलोइंग पॉइंट्स, और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का। अब बताओ कितना कितना लिखोगे? वो तो मुझे मालूम है, लेकिन लिखोगे कितना 1 पॉइंट में? सिर्फ 2 से 3 लाइन है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आप 2 से 3 लाइन लिख रहे हो, और 6 नंबर का क्वेश्चन जब आपको 3 पॉइंट एक्सप्लेन करें तब भी 2 से 3 लाइन लिखोगे, आपको 4 नंबर मिलेंगे सिर्फ। हाँ, 4 लाइन लिखोगे तो भी 4 नंबर मिलेंगे आपको। कैसे आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? अच्छा, चलो मैं थोड़ी सी आपकी समस्या का समाधान और कर देता हूँ। लो, अब चौथा पॉइंट भी आ गया। अभी 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर आप 3 से 4 लाइन लिखोगे तो आपको 4 नंबर ही मिलेंगे ना फिर तो। हाउ विल यू गेट फुल 6 मार्क्स? आप एक पॉइंट को चाहे 6 लाइन का लिख लो, चाहे 4 लाइन का लिख लो, मिलना फिर भी 1 नंबर ही है आपको। तो कैसे सर इंश्योर होगा कि पॉइंट आप, डिवाइड कर लेंगे। तो भी 1 नंबर मिलना है बेटा? उसका एक आसान तरीका होता है। कैसे आपको बचना है? आप क्या करेंगे, 3 to 4 लाइंस में तो लिखेंगे एक्सप्लेनेशन उसका, नॉट मोर देन दैट, प्लस सपोर्ट दैट एग्जाम्पल, सपोर्ट 1 एग्जाम्पल। अब होगा आपका आंसर कंप्लीट। पॉइंट नंबर 1 उसका एक्सप्लेनेशन लिखा, और अगले पैराग्राफ में उसका एग्जाम्पल ले दिया। पॉइंट नंबर 2 उसका एक्सप्लेनेशन, फिर एक एग्जाम्पल दे दिया। पॉइंट नंबर 3 एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल, और पॉइंट नंबर 4 एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल। तब जाके आपका आंसर पूरा होता है। सोचो यार, एक व्यक्ति आपको क्वेश्चन में 4 पॉइंट लिख के दे रहा है ना? पॉइंट आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, आपको क्या करना है, उसे एक्सप्लेन ही तो करना है। तो अगर आपने एक्सप्लेन ठीक से कर ले तो यू विल गेट ओनली 1 मार्क, ज्यादा क्यों देगा कोई आपको? लेकिन इफ यू सपोर्ट दैट विद एन एग्जाम्पल देन यू विल गेट फुल मार्क्स। अगर आप सिर्फ इतना करके आओगे तो आपको 1 into 4 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप हर पॉइंट के साथ एक एग्जाम्पल लिखना कोई मुश्किल काम थोड़ा ही है, तो देन यू विल गेट फुल 1.5 into 4, देन यू विल गेट 6 मार्क्स। इसका ध्यान रखना बिजनेस स्टडीज में भी और अकाउंटेंसी में 6 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट बिजनेस स्टडीज में यू विल फाइंड आउट। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं बिजनेस स्टडीज आल्सो न्यू सब्जेक्ट टू यू। लिखना कैसे उसमें, इसके लिए मैंने हल्का सा आपको टिप्स बताया। और जब आपके एग्जाम आएंगे ना, तो एक बार और एक क्लास में मैं बता दूंगा आपको कि क्वेश्चन की टाइप्स कौन कौन सी होती है, किस क्वेश्चन में कितना कितना आपको लिखना होता है। दैट आई विल टेल यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है? कुछ एडवांटेजेस हम आपके सामने लिखकर चल रहे हैं। उनमें से कुछ एडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो एग्जाम्स में अक्सर आती हैं। या कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और पता है वो लिमिटेशन आपको, ये जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम अभी पढ़ रहे हैं ना, हम लोग लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं, ये 12th के सिलेबस में एज इट इज छपी हुई है। देयर आर 3 बुक्स इन क्लास 12, जिसमें से तीसरी बुक जो है उसके अंदर ये एडवांटेज डिसएडवांटेजेस एज इट इज छपी हुई है। तो अभी देख लेंगे तो 12th में विल फील कंफर्टेबल। सबसे पहले एडवांटेजेस कहते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, एंड इट इज वेल सेड, क्योंकि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो मिलती है, आपकी इमोशनल क्वालिटेटिव वगैरह तो मिलता ही नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, दैट इज देयर। पहला मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, क्या आपके पास लिखा हुआ है, क्या फाइनेंशियल, साइलेंट मोड पे रखिएगा, इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। इसमें से कुछ पॉइंट बड़े इंटरेस्टिंग है, अभी देखना जरा। नंबर 2 एडवांटेज है, तो फिर क्या होता है कि अगर आपके पास प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी हुई हैं तो आप उसको एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन होती है, और उसके बाद आप देखते हैं कि भाई हमें क्या फैसला लेना है। और ये मेनली किसको हेल्प करता है? ओनर्स को और मैनेजमेंट को। तो हम अपने आप को ओनर का अकाउंटेंट नहीं मानेंगे, हम तो क्या, हम मानेंगे बिजनेस का अकाउंटेंट। ठीक है? कभी भी डाउट हो जाए ना कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो यू हैव टू थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक? और बिजनेस को चलाने वाले लोग कौन होते हैं? मैनेजर्स। मैनेजर्स को हेल्प मिलती है। तो असिस्टेंट इन मैनेजमेंट, चाहे मालिक हो चाहे कोई और भी हो, असिस्टेंट इन मैनेजमेंट, असिस्टेंस इन मैनेजमेंट, ये आपको हेल्प मिलती है। ये हमने अभी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स में भी ले लिया था।
ठीक, चलो अभी क्वेश्चन मेरा आपसे, एंड आई विल आस्क इट टू एनीबॉडी ऑफ यू। क्या नाम है आपका? अनन्या। अनन्या, कल रात को क्या खाया था? क्या बोल रही है? मैंने पूछा, अच्छा बर्गर खाया? मैं यार बुद्धि आदमी, मंद बुद्धि आदमी मैं, ठीक है चलो ठीक है, बर्गर खाया। कल रात को, परसों रात को क्या खाया था? अच्छा, कल दोपहर में क्या कपड़े पहने थे? एक हफ्ता पहले क्या पहना था? नहीं याद है, आप बताइए सर। हाँ, क्या पहना था आज के दिन, मंगलवार को? और और जब आप 4 साल के थे तब, सुन सुन, 4 साल के थे 28 जून को क्या पहना था? शॉर्ट्स। बेटा तो जन्म भी तुमने शॉर्ट्स में लिया होगा फिर। कैसी बात कर रहा है? इट इज रियली डिफिकल्ट टू रिकॉल कि आपने 4 दिन पहले क्या खाया था। इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा ना कई बार जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं गूगल वगैरह, तो आपको दिखता है कि किसी व्यक्ति ने 30 टू 35 ईयर्स तक अपनी फोटो हर साल खींची, तो दिखता है कि वो 1 साल में कितना, 2 साल में कितना, यू कैन सी विजिबल चेंजेस। बहुत बड़ी तपस्या होती है, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। अच्छा, इफ आई आस्क, बशर से ही पूछता हूँ। बशर, तुम बता सकते हो कि जब आप 2 साल के रहे होंगे, जब आप 2 साल के रहे होंगे, तो 28 जून के दिन आपने क्या क्या एक्टिविटी करी होंगी? है कोई आइडिया? नो सर, याद नहीं। नहीं आता, मतलब पड़ोसी के बच्चे के घूसा मार के 2 दांत तोड़ दिए थे? नहीं, वो तुमने करे थे? अच्छा, दैट्स वंडरफुल। तो हमने देखा कि हमें अपने बचपन में से कुछ एक एपिसोड, 2 एपिसोड याद रहते हैं, बहुत ज्यादा याद नहीं रहते, मतलब निकल जाता है। फिर पेरेंट्स जब हमें बता रहे होते हैं ना कि तुम तो बचपन में ऐसा करते थे, फिर हम बोलते हैं अच्छा और क्या क्या करते थे बताओ तो जरा। वी आर वेरी क्यूरियस, बोले हमें याद नहीं रहता। मुझे भी याद नहीं कि मेरे बच्चे ने बचपन में क्या क्या किया था, मतलब चला जाता। पर सोचो कि प्रणय ना, अगर आपकी मम्मी ने एक डायरी बना के रखी होती, प्रणय के जन्म से लेकर जिस दिन ये हुआ था, उस दिन दोपहर शाम रात क्या खाया क्या पिया, कितनी बार वो गीला करा, कितनी बार फेंका, मम्मी ने वो सारा रिकॉर्ड करके रखा होता। फिर मैं पूछता, प्रणय बता मुझे कि जब तू 3 महीने का था तो 28 जून के दिन क्या पहना था? कहता रुको सर रुको, मम्मा जरा डायरी तो लाना। फट 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 डायरी के पेज, सर मैंने 4 नेपियां खराब करी थी उस दिन। ठीक है, और पूछना है, बोलो कुछ, पैंट क्या, जीन क्या, 12 साल, यू कैन इजिली टेल मी। दिस इज द एडवांटेज इन अकाउंटिंग। What happened on 28th June 2010? What was your sale? What were your transaction? You can easily scroll and you can easily find it out. Just go to bank. ठीक है जी, और बैंक में पूछो अपने बैंक वाले से कि भाई ये बता कि 10 जून 2005 को मेरे अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई थी। शायद वो रिकॉर्ड तुम्हारे पास ना हो, लेकिन बैंक के पास होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो एक लेजर अकाउंट बनाता है जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन डे वाइज रिकॉर्ड होती है। अभी मैं जब बैंक गया था, मैंने देखा एक बंदा, वो कहता है जी मेरे अकाउंट से ना इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम ईसीएस कट गई एक इंस्टॉलमेंट, और यहाँ इंडियन ओवरसीज बैंक है सेक्टर 37 में। बैंक वाले कहते हैं भाई हमारे हमारे खाते से नहीं कटी है। कहता है नहीं जी आप ही के अकाउंट से कटी है। तो उन्होंने ईसीएस सिस्टम चेक करा बैंक ने अपने सोर्सेज से, कह रहा आपने वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है वहां अपनी ईसीएस कटा, आप हमारे ऊपर आ रहे हो। कहता अच्छा वहां से कटा है। तो बैंक वाले ने ये भी बता दिया कि तुम्हारे किस बैंक से कौन सा ईसीएस कटा है, क्योंकि वो रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं, दे कैन डू दैट। तो यही तो होता है रिप्लेसेस मेमोरी। अकाउंटिंग क्या करती है, आपकी मेमोरी को रिप्लेस कर देती है। मतलब आपको इतनी सारी 1000 lakhs ऑफ ट्रांजैक्शंस अपने दिमाग में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। They are systematically recorded in your computer, in your books of accounts. If you want to verify, if you want to check, quickly open the page and verify it. आपने देखा होगा ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर ऑडिटिंग करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन करते हैं, तो कैसे करते हैं? कहते हैं ले आओ भैया सारे वाउचर ले आओ, सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले आओ, और उन्होंने अपने आर्टिकल कलर होते हैं जो सीए स्टूडेंट्स होते हैं वो वेरीफाई कर रहे होते हैं, एक एक वाउचर का वेरिफिकेशन चल रहा होता है। और अगर नहीं पाया जाता तो फिर खाट खड़ी हो जाती है। किसकी? वो इंटरनल ऑडिटर जो होता है उसकी, इंटरनल अकाउंटेंट की लग जाती है उनकी अच्छे से वार्ड। और अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने रिपोर्ट को क्वालिफाई कर दिया, क्वालिफाई एक टर्म होती है, टेक्निकल टर्म होती है, इसका मतलब वो रिपोर्ट में क्या गया, देयर आर सर्टेन लिमिटेशन, देयर आर शॉर्टकमिंग्स इन रिपोर्ट, इनकम्प्लीट रिपोर्ट है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को भेज दी, तो बस कंपनी के सर्वाइवल पे क्वेश्चन लग जाता है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं मैं। किसी ने डालमिया का नाम सुना है? डालमिया, हाँ डालमिया कितना पॉपुलर ग्रुप है आज की डेट में? वो है बहुत। मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं बोल रहा मैं,
वो ललित मोदी वाले मोदी भी नहीं बोल रहा मैं, ये मोदी नगर वालों का मोदी। एक जमाने पे टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया और मोदी, ये लोग हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग माने जाते थे। उनमें से मोदी जो है ना 1960-65 में बर्बाद हो गया। उसके पीछे कौन थे? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जी। तो क्या हुआ कि, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़े ईमान वाले थे, उसूलों वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई हमने कुछ अकाउंट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दी, कुछ कर दिया, आप उसको मॉडिफाई करके उसको वेरीफाई कर दिया, स्टैंप लगा दिया। उसने कहा मैं तो नहीं करता। अब मोदी उस समय सेठ थे, मतलब जो आज रेपुटेशन रतन टाटा की है या अनिल मुकेश अंबानी की, वो उस समय मोदी की हुआ करती थी उस जमाने में। टाटा, बिरला, मोदी ऐसे लोग थे वो। उसने कहा तू 2 कौड़ी का अकाउंटेंट, तेरी क्या औकात मेरे सामने, देख ले हम भी करवाते हैं। उसने क्या कर दिया, रिपोर्ट को करा क्वालिफाई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भेज दी। इन्वेस्टिगेशन की टीम बैठ गई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन हुए, बहुत सारी चीजें निकल कर आई। फिर कुछ पॉलिटिकल राइवलरी भी थी, कुछ और भी थी। मोदी ग्रुप का बैंड बज गया। मोदी शुगर मिल होती थी, मोदी नगर पूरा मोदी के नाम पे बसा हुआ भाई। मोदी नगर कोई छोटा नगर थोड़ा ही है, इट्स अ ह्यूज प्लेस। मेरठ जाते वक्त पहले पड़ता है, बर्बाद करके उसको। अब बड़ी मुश्किल से मोदी, जो मोदी केयर के नाम से और बहुत सारी जो वो आपकी आती है ना, बहुत सारी दवाइयां वगैरह जो आती हैं, कॉस्मेटिक्स आते हैं, वो मोदी केयर के नाम से, मोदी के नाम से आते हैं। अब वो रिवाइव, लेकिन वो बात नहीं जो कि किसी जमाने में हुआ, इंडिपेंडेंस के टाइम हुआ करती थी। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या था यहाँ पर, रिप्लेसेस मेमोरी, एंड आई थिंक यू अंडरस्टूड कैसे मेमोरी को रिप्लेस करता है। कर दिया जी। चौथे नंबर पे चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं हमसे आगे कि कंपैरेटिव स्टडी आसान हो जाती है। कैसे भाई? एक साल का रिकॉर्ड दूसरे साल से कंपेयर करिए, हो जाता है। वी कैन इजीली डू दैट। तो क्या है, कंपैरेटिव स्टडी आपकी आसानी से पॉसिबल है। कंपैरेटिव स्टडी, अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि इनको याद रखने का तरीका क्या होता है, वो भी देखना। नंबर 5 चल रहे हैं आगे, मैं बुकी के लेके चलो, कुछ नहीं होता। फैसिलिटेट्स लोन, नहीं उससे पहले हम लोग ले रहे हैं क्या, फिक्सेशन, हाँ सेटलमेंट, फैसिलिटेट सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑफ, लिखने की जरूरत नहीं बुक में, सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक नोटिस पहुंच गया, ठीक है जी, कि भाई आपने इनकम टैक्स की रिटर्न ना गलत भरी हुई है और मिसमैच है कहीं पर। और वो बकायदा इनकम टैक्स का असिस्टेंट कमिश्नर होता है, वो आपको चिट्ठी भेजता है, आपको अपने अकाउंटेंट को साथ लेके जाना होता है उसके ऑफिस में, प्रेजेंट करने होते हैं डॉक्यूमेंट कि देखिए सर हमारा सब कुछ ठीक है। इफ ही दैट फेलो इज सेटिस्फाइड, तो वो जो आपके अगेंस्ट जो इंक्वायरी वगैरह होती थी उसको क्या करता है, खत्म करता है, बोलता है एवरीथिंग फाउंड सुटेबल, और खत्म कर देता है केस। तो क्या अपनी शक्ल लेके जाओगे क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके जाओगे ना, कि सर देखिए ये हमारे अकाउंट्स है, ये हमारे स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस, ये हमारी बैलेंस शीट, हमारा कैश फ्लो, देख लीजिए हमारा तो प्रॉफिट इतना बनता है, उसके हिसाब से हमने टैक्स इस तरह से भरा है, खत्म। यू कैन इजीली सेटल योर टैक्स लायबिलिटीज। अगर आपने ज्यादा दिया होगा तो सरकार रिफंड कर देगी, कम दिया होगा तो सरकार आपसे रिकवरी कर लेगी, खत्म। और बराबर बराबर होगा तो, बराबर तो कभी होता ही नहीं है, पता है। टैक्स या तो ज्यादा चला जाता है, कम होता है, कम होता है तो यू हैव टू पे, ज्यादा होता है तो सरकार वापस कर देती है, रिफंड कहते हैं उसको, मिल जाता है। फैसिलिटेट्स लोन, बैंक आपको क्या करता है, लोन देता है। लोन के लिए क्या मांगता है, याद है पिछले डिस्कशन में हमने कहा था आपसे, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या मांगते हैं आपसे, हाँ फैसिलिटेट्स, फैसिलिटेट्स लोन्स, मतलब आप बैंक से ले लीजिए या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से ले लीजिए, होता है ना दीवान हाउसिंग फाइनेंस वगैरह, LIC हाउसिंग फाइनेंस, घर के लिए, बिल्डिंग के लिए लेना है, हाँ बजाज कैपिटल, बजाज कैपिटल, उनसे, बजाज फाइनेंस भी होगा लेकिन बजाज कैपिटल इज मोर पॉपुलर, तो उनसे लेकिन लोन मतलब यू कैन टेक लोन फ्रॉम देम, और उसके लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, वही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये एडवांटेजेस है उसकी। अच्छा मैंने आपसे कहा था ना कि इट कैन बी ऑलवेज प्रेजेंटेड टू कोर्ट एज एन एविडेंस। अगर आप एक वो लाल रंग की किताब जिसमें कुछ कुछ हिसाब रखा हुआ है, रफ नोटबुक टाइप के देके जाओगे, कोर्ट में वो रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच इज ड्यूली ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको लेके जाओगे तो क्या होगा, कोर्ट उसको प्रूफ मानेगा, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास लीगली दे आर एम्पावर्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ एक्ट कहते हैं उसको, उसके थ्रू उनकी स्टेम में क्या होती है, पावर होती है, वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते उसको वेरीफाई करते। तो एविडेंस इन कोर्ट भी आपका चलता है। नंबर 7, इट इज हेल्पफुल इन एविडेंस इन कोर्ट। नंबर 8, ठीक है, चलें थोड़ा सा। इसके बाद है बिजनेस बेचना है भाई आपने। अब तुमने देखा होगा ना, कई बार क्या होता है, कोई बंदा अपने बिजनेस को बेच रहा होता है, उसके बिजनेस की वैल्यू कैसे लगाई जाएगी बताओ जरा। बंदा कहता है कि मेरा एक और अच्छा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको,
कनॉट प्लेस में ना निरूलास का रेस्टोरेंट है एक, कनॉट प्लेस काफी मशहूर है वो निरूलास का। कौन मालिक है उसका? ऑब्वियसली निरूलास है तो निरूला ही होगा। हाँ, नहीं, उसका मालिक निरूलास नहीं है, उसका मालिक इंडोनेशियन एक मलेशियन कंपनी है एक। वो रेस्टोरेंट बिक चुका है काफी पहले, करीब करीब 15-20 साल पहले बिक चुका था। जब वो रेस्टोरेंट बिका तो उसकी जो कीमत थी ऑन पेपर्स वो थी करीब करीब 2 या 3 करोड़ इसी रही होगी, लेकिन जो मलेशियन कंपनी ने इंडोनेशियन कंपनी ने खरीदा उसको करीब करीब 30 या 35 करोड़ में खरीदा था। ये इसी प्रोपोर्शन में शायद 50 या 60 में खरीदा था, कब कीमत 10 के करीब थी, मतलब 5, 10, 15 गुना ज्यादा प्राइस में खरीदा था, लेकिन नाम के साथ खरीदा। अब आप सोचो, रेस्टोरेंट निरूलाज है तो लोग आ रहे हैं, बोर्ड हट गया निरूलाज का तो कितने आएंगे? उसका मलेशियन कंपनी से खरीद लिया, नाम के साथ खरीद लिया उस रेस्टोरेंट। अब आपने देखा होगा ना KFC का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है जी, तो KFC के बोर्ड के साथ आप जानते हैं कि भाई केंटकी फ्राइड चिकन है, हम इस तरफ जाएंगे। तो ऐसी प्रीत विहार में CBSE बिल्डिंग के सामने एक बंदे ने ऐसे SFC बना रखा है। क्या मतलब है इसका? बताओ, कोई बताएगा? हाँ, बोलो। अगर आप ऑनलाइन होंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप बोलेंगे सर ऐसा कहाँ होता है? आई जरा जो बच्चे ऑनलाइन है जरा देखें जरा, क्या आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ ऐसा? दिख रहा है भाई किसी को? यस सर। Yes, sir, दिख रहा है। Yes, sir. दिख रहा है ना? यस सर। जरा गूगल बार पे सर्च करके SFC सर्च करो जरा, दिख रहा है? बताओ भैया ये KFC के जैसा लग रहा है नहीं लग रहा? फर्क क्या है सिर्फ ऊपर? सेंटर स्क्रीन में क्या करके पगड़ी बांधी हुई है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? यस यस सर। Yes, sir. हाँ जी। अरे नहीं भाई नहीं ठीक है, SFC। और इसका नाम पता क्या है? सरदार फिश एंड चिकन। बिल्कुल देखो दूर से लुक वही रेड कलर का वो सब कुछ बना रखा है। हाँ, दिख रहा है ऐसे। चलिए वापस चलते हैं। तो आपके बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू क्या है वो पता चलती है बैलेंस शीट से। आपकी प्रॉपर्टी, मतलब आप अगर मान लो आपके पास बहुत सारी एसेट्स हैं तो उन एसेट्स की तो डिटेल आपकी बैलेंस शीट में दिखती है ना, कि हमारे पास एक प्लॉट है, हमारे पास लैंड है, हमारे पास ये सारी सारी डिटेल दिखती है आपको। उससे आपकी बिजनेस की सेल्स करने में ज्यादा आसानी होती है, ये एक एडवांटेज है। वरना आप बोलोगे भाई मेरा बिजनेस तो, मान लो ये घर है, जैसे हमने बोला कि ये घर कोई खरीदना चाहता है, हमने बोला 5 करोड़ में बेचेंगे, भाई क्या मजा के 5 करोड़ में बेचोगे? फिर नोएडा अथॉरिटी ने क्या करके सर्कल रेट बना रखे हैं कि भाई सेक्टर 15 की प्रॉपर्टी का रेट इतना होगा, सेक्टर 30 की प्रॉपर्टी का रेट इतना होगा, 37 का इतना होगा, 12 का इतना होगा, 25 का, 27 का, अलग अलग रेट बना रखे हैं। उस रेट के ऊपर नीचे ही आपकी प्रॉपर्टी जो है खरीदी बेची जाती है, तो एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है। तो इसी तरह से आपकी बैलेंस शीट में अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू कुछ दिख रही है, उसी वैल्यू पर क्या चलता है, आपका प्राइस डिसाइड होता है। और फिर अगर आप कुछ ज्यादा लेते हैं तो वो आपकी गुडविल है, भाई आपकी बिजनेस आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता था। देखोगे ना कई लोग किसी के, अच्छा देखो रिलायंस ने बिग बाजार को खरीद लिया था ना, खरीदा था, पूरा का पूरा खरीद लिया था, किशोर बियानी के बिजनेस को खरीद लिया था, ठीक है। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीद लिया था। होते हैं सब। तो वैल्यू कैसे लगती है? उनकी एसेट्स के हिसाब से लगती है, कितनी एसेट्स है उनकी, कितनी मार्केट में वैल्यू उनकी, कितनी गुडविल है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। और अपने आप में अच्छी खासी अकाउंटिंग होती है, अगर किसी बिजनेस को हम बेचते हैं उसकी वैल्यूएशन कितनी है, ठीक है। और उसके लिए एक्सपर्ट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही करते हैं ये वाला काम। भाई आप अपना घर बेचने वाले तो घर के रियल एस्टेट के वैल्यूअर होते हैं। अगर आपको अपना सोना, देखोगे ना अक्षय कुमार बोलता है पास रखा है सोना तो काहे का रोना, मुथूट फाइनेंस। आप गोल्ड की चेन लेके चले गए, बोला भाई मुझे गिरवी रखनी है, उन्होंने क्या कर रखा होता है, अपने पड़ोस में वैल्यूअर बैठा रखा होता है। वो वैल्यूअर क्या करता है, घिसता है, देखता है उसको, देखता है, उसके बाद उसकी वैल्यू डिसाइड कर देता है। और जनरली वो उनसे मिला हुआ होता है। अगर आपका सोना 50,000 का है तो वो कहता है ये 35,000 का है, और 35,000 का तो हम आपको लोन 30,000 देंगे, ऐसा करके डिसाइड होता है। तो ये फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस होता है आपके पास। ये पॉइंट नंबर कौन सा था आपका? 8, फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस, सेल ऑफ बिजनेस, दिस इज द पॉइंट नंबर 9। चलते हैं, क्या बोला आगे आपके पास कि असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? बोलो। नहीं, कुछ बंदे क्या होते हैं उनकी नीयत नहीं होती देने की, वो भी इंसॉल्वेंट कहलाएंगे क्या? कि जेब में तो है सब कुछ, कहता भाई बहुत कड़की चल रही है सुबह से बिजनेस।
मान लो आपकी दुकान चलती है, ठीक है, आपने सामान बेचा तो डेटर से वसूली करोगे, आपने सामान खरीदा तो सामने वाला क्रेडिटर है। अब आपके पास है कैश बॉक्स में पैसा रखा है, सामने वाले को बोल रहे भाई आज तो कुछ बिका ही नहीं है, 100 रुपए की बिक्री हुई है, कहाँ दूं तुझे पैसा मैं, है मंदी चल रही है भाई, मार्केट में सूखा पड़ा है, और ग्राहक ही नहीं है, अभी अभी कोरोना से उठे हैं, कितना बोलते हैं लोग ऐसा, ठीक है, तो उसे बोलेंगे इंसॉल्वेंट ना। किसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट? Sir, when the liabilities exceed the assets which he is saying when the liability exceeds the assets. अच्छा बेटा, इंसॉल्वेंसी टर्म हम तब यूज करते हैं when it is submitted to the court of law, कि भैया कोर्ट, अब मैं क्या हो चुका हूँ, इंसॉल्वेंट हो चुका हूँ और मैं किसी का पैसा नहीं चुका सकता, ठीक है। बैठे बैठे थोड़ी इंसॉल्वेंट होगी, मैं बोल रहा हूँ कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया, काहे इंसॉल्वेंट हो गया, कौन कौन मान रहा है मेरी बात को? नहीं, I'll apply into the court of law कि भैया मैं क्या हो चुका हूँ, इंसॉल्वेंट हो चुका हूँ। फिर क्या करता है मालूम है आपको, कुछ दिन पहले मोदी गवर्नमेंट ने क्या करा, इंसॉल्वेंटी एक्ट में चेंज कर दिया। पहले क्या होता था कि इंसॉल्वेंट होना बड़ा आसान हुआ करता था, जिसके मन में आया बोल दिया मैं इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंसी का लीगल इंप्लीकेशन पता क्या होता है? मान लिया जाए आपने किसी से, आपने आपके ऊपर 200 करोड़ का कर्जा था, आपने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया अपने आप को। अब सर कोर्ट क्या करेगी, एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करेगी, और वो ऑफिशियल रिसीवर क्या करेगा, आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करेगा, और इस 200 करोड़ की प्रॉपर्टी को बेचने के बाद आपको 100 करोड़ 50 करोड़ जितना भी मिल गया, वो जितने भी क्रेडिटर्स थे, जितने भी पैसे थे, उनको सबको प्रोपोर्शनेटली देगा। तो ये भी हो सकता है कि किसी को 1 रुपए में 25 पैसा मिले, किसी में 1 रुपए में 10 पैसा मिले, 1 रुपए में 5 पैसा मिले, 1 रुपए में 50 पैसा मिले, ऐसा होता है। अच्छा, जब ये पेमेंट हो गई तो उसके बाद चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब वो बंदा नए सिरे से अगर अपना बिजनेस शुरू करता है, खत्म पुराना खत्म, इट इज गॉन। हाँ तो बहुत बढ़िया था ना, इसी का तो फायदा उठाते थे। हाँ जी, चीटिंग थी, बिल्कुल थी, तभी तो इंसॉल्वेंसी एक्ट में बदलाव। और इससे भी भयंकर चीज होती थी एक, वो भी बता दूं मैं आपको। अब कोई मारवाड़ी तो नहीं है ना भाई, प्लीज मुझे बताना, पता चला कि तुम्हारे माँ बाप मेरे घर के आके बंदूकें दाग रहे हो, कोई नहीं तो नहीं है? है कोई ऐसा आप में से ऑनलाइन में? नहीं, अच्छा, हाँ रिकॉर्डिंग बंद नहीं है ना, अच्छा रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। अंडरस्टैंड? हमारे देश में अगर आप कर्जा नहीं चुका पाते हैं तो इट इज अ सोशल शेम। भाई आपने गाड़ी खरीद ली इंस्टॉलमेंट में, तो बैंक वाला उठा के लेगा, उड़ोसी पड़ोसी कहते हैं अबे जब औकात नहीं थी तो गाड़ी का हमारी बराबरी करोगे। अगर आपके घर में कोई रिकवरी एजेंट आया तो हमें बोलना पड़ता भाई चुप हो जा, पड़ोसी सुन रहे हैं, नहीं बोलना पड़ता। अमेरिकन पता क्या करते हैं, कर ले जो करना है, बंदूक और ले आते हैं। हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे लोग गिड़गिड़ाते हैं, भैया मत करो भैया, पड़ोसी की इज्जत खराब हो जाएगी। इसी का तो फायदा उठाते हैं रिकवरी एजेंट, देखोगे ना अखबार में कितनी खबर आती है, हिंदुस्तान में कितने लोग सुसाइड करते हैं, बिकॉज कर्जा ना चुका पाना हमारे देश में सोशल शेम है, ठीक है। दैट इज नॉट देयर इन यूरोप एंड अमेरिका। इसका फायदा वो लोन के रिकवरी एजेंट उठाते हैं, ठीक है जी। गवर्नमेंट ने क्या करा, उस तरह की इंसॉल्वेंसी की जो मैल प्रैक्टिसेस है उसको दूर करने के लिए कानून बनाया। अब नहीं सुनाई देता, वो बहुत लूटते थे पहले। और आपको एक और मजेदार चीज बताता हूँ, पहले जमाने में क्या होता है, जो बैंक थे ना, सारे के सारे बैंक ये प्राइवेट बैंक हुआ करते थे, ठीक है। अब मान लो प्रणय का कोई बैंक चल रहा है, मैं उसमें कस्टमर हूँ, और मेरी और प्रणय की होगी लड़ाई। मैंने कहा तुझे सबक सिखाता हूँ। मैं क्या गया, अपने सारे रिश्तेदारों को जिनके प्रणय के बैंक में अकाउंट थे, फटाफट से हम बैंक जाते हैं और बैंक से बोलते हैं भैया पैसा विड्रॉ करो, ठीक है जी। और बातचीत भी कर रहे थे, भैया जल्दी निकालो वरना डूब जाएगा। पड़ोसी के कान खड़े, अच्छा डूब रहा है, चलो हम भी निकलवाते हैं। और आप जानते हैं बैंक किस प्रिंसिपल पे चलता है, कि नॉट एट वन टाइम ऑल द कस्टमर्स आर गोइंग टू विड्रॉ द मनी। आपने देखा होगा ना, आईसीआईसीआई बैंक डूबते बचा, तब आरबीआई आता है बीच में कि भाई आईसीआईसीआई का कुछ नहीं हुआ। और अगर आरबीआई ना आता तो क्या होता, विड्रॉल। कितने बैंक होते हैं जो कि बर्बाद होने वाले होते हैं, लेकिन आरबीआई आके इंटरवीन करता है और वो बच जाते हैं। तब तो आरबीआई के कंट्रोल में नहीं थे, क्योंकि प्राइवेट बैंक थे। कितने बड़े से बड़े बैंक डूबे ऐसे, क्यों? राइवलरी, सामने वाले ने बैंड बजा दिया उनका। तो इस प्रैक्टिस को दूर करने के लिए सरकार ने क्या करा, फिर बैंकों का नेशनलाइजेशन करा। क्योंकि अगर बैंक डूब जाएंगे तो पूरी इकोनॉमी डूबेगी ना, बोलो। हाँ, एसएलआर कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व कहते हैं। लेकिन अब व्हाट अबाउट 85%? वो तो मार्केट में लगा हुआ है ना, और वो 80 वाले आ गए, ये 20% भी लोग आ गए, तो आप तो डूब जाओगे। अगर आप बैंक वाले में जाते हो और बैंक से पैसा विड्रॉ नहीं कर पाते हो, तो मतलब बैंक तो डूब रहा है
ऐसा करके होता है। अभी एक बैंक, एक था साउथ का एक बैंक है, आरबीआई ने उसकी एक्टिविटी पर रोक लगा दिया क्योंकि उसके उतना डिपॉजिट ही नहीं था कि सर वापस कर सके। ये ध्यान नहीं आ रहा है, कोऑपरेटिव बैंक था, नहीं कर्नाटका नहीं, कोई दूसरा बैंक था शायद। एनीवे दिस हैपेंस, ठीक है जी। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब पता चल गया। तो इंसॉल्वेंसी के केस में आपकी एसेट्स कितनी है, कितनी एसेट्स नीलाम होंगी, कितनी ऑक्शन होंगी, कहां से पता चलेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट से पता चलेगा। आगे चलते हैं। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, अगर आपकी पार्टनरशिप चल रही है तो क्या होगा, किसको कितना प्रॉफिट, पार्टनर है ना, 4-5 पार्टनर, किसका कितना कितना है। अच्छा मान लो 5 पार्टनर हैं तो आपकी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी तो सबको इक्वल बटेगी, लेकिन अगर आपकी रेशो 5:3:4:2:1 थी तो उस रेशो में बटेगी। इट विल हेल्प यू इन दैट वे। ये लिमिटेड, ये आपके एडवांटेजेस हुई। लिमिटेशंस आ जाते हैं। अकाउंटिंग कभी भी फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? एक एग्जांपल बताता हूं। आपने एक कार खरीदी 2021 में, ठीक है जी, और 2022 में उस कार की वैल्यू कुछ कम होगी ना, क्या होगा? डिप्रिसिएशन होगा ना उस गाड़ी का। तो 10 लाख की गाड़ी है, एक साल में कितनी डिप्रिशिएट हो जाएगी? कोई भी बताइए ऑनलाइन में मुझे जरा। कैन निमिषा टेल मी, इन अ ईयर आपकी गाड़ी 10 लाख की थी, कितना डिप्रिशिएट हो जाएगी? Sir, a डिप्रिशिएट few thousands. फ्यू थाउजेंड? नो बेटा, फ्यू थाउजेंड तो नहीं होती है। हाँ फ्यू थाउजेंड भी कह सकते। दोबारा बताइए, अस्मित कितना बोल रहे हैं? Sir, around 1.5 lakh, sir. 10 लाख की गाड़ी मतलब 10%, 11%, ऐसा करके हो सकता है Yes, ना, sir. इस तरह से बोल सकते हैं। तो मुझे बताइए कि कोई अकाउंटेंट बोलता है कि हमारा जो एसेट्स है वो 10% डिप्रिशिएट होगी, कोई कहता है जी हमारी तो 12 होगी, कोई कहता है जी हमारा तो मशीन बहुत ज्यादा चलती है, दिन रात चलती है, हम तो 20% डिप्रिशिएट करेंगे। लेकिन वो जो 20% बोल रहा है, क्या वो एग्जैक्ट बोल रहा है? जो 10% बोल रहा है एग्जैक्ट बोल रहा है? मान लिया जाए अस्मित, आपकी गाड़ी उस पूरे साल में सिर्फ 5,000 किलोमीटर चली, ठीक है, तो क्या 10% मैं मानूंगा वैल्यू में रिडक्शन? आई मे नॉट बी करेक्ट। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना। तो वो जो हमारा डेप्रिसिएशन वैल्यू है सामने वाले के परसेप्शन पे डिपेंड कर रहा है ना यार, हमारे पे थोड़ी कर रहा है। वो कहता है कि आपकी गाड़ी की कीमत 9 लाख है जी, मैं तो 8.5 लाख में लूंगा, मैं तो 9 लाख में लूंगा, तो मतलब हमारी गाड़ी की कीमत कितनी होगी? 1 लाख कम हो गई, इसका मतलब डिप्रिशिएट हो गई। हु इज डिसाइडिंग डिप्रिशिएशन? मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रही है, मैं डिसाइड कर रहा हूँ? आई कांट डिसाइड दैट, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है ना। तो इसीलिए अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं होती है। बहुत सारे एस्टिमेशन चल रहे होते हैं, डेप्रिसिएशन चलते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं हम, तो इसलिए अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं होती। और कई बार इंफॉर्मेशन क्या होती है, अनरियलिस्टिक होती है। अनरियलिस्टिक कैसे हो जाएगी बताइए जरा। देखो बहुत मतलब सोचना आप कि किसी के पेरेंट्स के पास अगर लाजपत नगर में या डिफेंस कॉलोनी में, डिफेंस डेफ कॉल बोलते हैं ना उसको, डिफेंस कॉलोनी में एक प्लॉट था, मान लो 1000, एक 1000 गज का प्लॉट था, ठीक है, गज मतलब एक उसमें जमीन को नापने का तरीका है ना, यार्ड ही समझ लीजिए उसको, ठीक है। चलो यार 1000 स्क्वायर मीटर का कर लेते हैं, चलो ज्यादा, 1000 स्क्वायर मीटर बहुत ज्यादा हो जाता है। 1000 स्क्वायर मीटर का किसी के पास था और वो उसने लिया था मान लो 1962 में खरीदा था, ठीक है। और उसकी कीमत जैसे मान लो उस समय, मान लो क्या कीमत रही होगी 1962 में 1000 स्क्वायर? Sir, कैसी बात कर रहे 50,000. हैं? 50,000 रुपए ज्यादा बोल दिए, बहुत ज्यादा। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। कालका जी है ना, कालका जी में डीडीए फ्लैट्स हैं। मुझे ध्यान है कि एक वन ऑफ माई रिलेटिव, उनका मेरे ख्याल से 70s में उनका घर निकला था वहां पर, और वो घर की कीमत कितनी थी क्या, 11,500 रुपया थी 70s में। और मतलब वो इंडिविजुअल प्लॉट था, मतलब 40 गज का या 50 गज का था वो, जिसे वो ऊपर तक बना सकते थे। 11,500 क्या रेट थे? कुछ नहीं थे। रेट तो 1991 के बाद बढ़े हैं, जब ग्लोबलाइजेशन वगैरह होना शुरू हुआ, और मोर पर्टिकुलर 2001 के बाद। तो डिफेंस कॉलोनी वाली जगह में भी आप 50 लाख 30 लाख में बहुत आराम से 2000 तक भी आप आराम से प्रॉपर्टी खरीद सकते थे सस्ते में। अब तो 1000 गज की बात अगर आप कर रहे हैं तो 20-25 करोड़ रुपए से कम की नहीं है, ये रेट है। बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको कितने में दिख रहा होगा वो? ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी मार्केट वैल्यू नहीं दिखती है, कॉस्ट दिखती है। जितने में खरीदा आपके दद्दू ने, उसको खरीदा 50,000 में, चलो मैं मान लेता हूँ अनन्या की बात, 50,000 में खरीदा। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में 50,000 का दिखेगा वो, और लैंड तो डेप्रिशिएट होता नहीं कभी भी। अगर आज भी वो प्लॉट आपके पास है, कुछ नहीं बनाया, तो 50,000 के दिखेगा ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्या ये रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है?
अरे बताइए कोई मुझे ऑनलाइन में, इज इट रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन? निमिषा या अस्मित, यस सर, रियलिस्टिक है? उस आज टाइम पे तो था ही, नहीं इस बेटा, टाइम के आज, हिसाब से नहीं। हाँ तो हम तो अकाउंटिंग आज कर रहे हैं ना। आज हाँ अगर जी, अपनी नहीं। बुक्स में उसको 50,000 का दिखाऊंगा तो मजाक लगेगा भाई, क्या मजाक? चल 1,000 स्क्वायर फीट जिसकी कीमत 50 करोड़ 30 करोड़ होनी चाहिए, वो तुम कितने की दिखा रहे हो? 50,000 में दिखा रहे हो। ठीक है, इसका अब क्योंकि मेरे पास एग्जांपल्स होते हैं इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, चांदनी चौक गया होगा कोई कभी? चांदनी चौक सर में वो जो मेन रोड है, जहाँ गुरुद्वारा शीशगंज वाली रोड है, लेफ्ट एंड राइट में जो दुकानें होती होंगी, क्या किराया होता होगा उन दुकानों का बताओ? सर 8 लाख महीना सर। ये अस्मित बोल रहा है 8 लाख, तुम कितने बोल रहे हो? तुम बताओ भाई, कोई आइडिया दो मुझे, कितना कितना होता है आज बिल्कुल आज की डेट में क्या किराया होगा? हाँ? सर 2-3 लाख। 2-3 लाख? बेटा कम बोल दिया, 2-3 लाख तो करोल बाग में भी नहीं, तो उससे ज्यादा वहां होता है 15-20 लाख। हाँ ठीक है, हाँ पीछे बाकी भी बताइए। अनिकेत बता कितना होगा? बशर, अनिकेत, कैरवी, कनिष्का, Sir, 5 to 7 lakhs. व्हाट अबाउट कैरवी? अबे कोई तो आइडिया दो मुझे, थोड़ा बहुत भी कुछ तो। कनिष्का 10 to 15। मैं बताऊं किराया? हाँ, हंसना मत। हद से हद ₹25 है, कुछ नहीं देते। इट इज एन आयरनी, विडंबना है ये। एक व्यक्ति है, मतलब समझ लो कि चांदनी चौक की जो करीब करीब 40% प्रॉपर्टी उसकी पूर्वजों की थी, वो मालिक है उन प्रॉपर्टीज के, और वो सारी प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ी हुई है। ठीक है, आज की डेट में अगर मैं इस हिसाब से किराया बनाऊं तो उसके पास कम से कम 8 या 9 हजार रुपए किराया आता है। सोचो, बिफोर इंडिपेंडेंस जब ये दुकानें किराए पे गई होंगी, अगर किसी का महीने का किराया 8 या 9 हजार आ रहा होगा तो क्या 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 हैसियत रही होगी उसकी, बताओ जरा मुझे, सोचो। सर करोड़पति की तरह। बिल्कुल, अरे 5 रुपए 25 रुपए 15 रुपए किराया इकट्ठा कर करके जिस बंदे का 9 हजार किराया बन रहा होगा, क्या हैसियत रही होगी उसकी। ठीक है, लेकिन एक परेशानी फंस गई। कहते हैं ना, पूर्वज बुरे कर्म करके भुगतना पड़ता है बंदे को। इतने में तो एक टाइल, मतलब एक ब्रुश का एक कोट भी नहीं, ऐसे ऐसे कट भी नहीं कर सकता वो परेशानी पता है क्या थी? अरे नहीं बेच सकता ना बेटा, बहुत बड़ी परेशानी है, मैं बताता हूँ तुम्हें वो सर परेशानी। लीज, हाँ बोलो। नहीं सर लीज पे दे गए होंगे। हाँ, आपने सुना होगा ना कि पगड़ी पे देते हैं घर किराया, पगड़ी 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 का मतलब लीज होता है। उसमें क्या होता है, जैसे लाजपत नगर मार्केट में बहुत सारे जो दुकानें वो पगड़ी पे जाती हैं। पगड़ी का मतलब ये होता है कि आप उनको एक मुश्त एक मोटा अमाउंट दे देंगे और लीज पे ले लेंगे 10 साल 20 साल के लिए। ठीक है, और उसके बाद किराया वराया जो है ना वो बढ़ेगा नहीं, वो जो किराया फिक्स हो गया वही फिक्स रहेगा, क्योंकि आपको तो मोटा पैसा मिल गया। मतलब लाजपत नगर में मैंने कोई दुकान पगड़ी पे 10 साल के लिए ले ली, तो मैंने उसे 20-25 लाख रुपए दे दिया एक साथ। ठीक है जी, और दुकान का किराया 1 लाख रुपए फिक्स कर दिया, तो आने वाले 10 साल तक वो किराया 1 लाख ही रहेगा। तो इनके पूर्वजों ने क्या करा, पगड़ी पे क्या कर दिया, दुकानें दे दी और किराए का कोई क्लॉज नहीं डाला। आज तो समझदार आदमी क्लॉज डालता है 10% इंक्रीज का, डाला नहीं, बेचारे भुगत रहे हैं, बच ही नहीं सकते। डॉक्यूमेंट इन लोगों के पास, किराएदारों के पास। अब अगर वो मालिक चाहे तो बिल्डिंग को इरेज कर दे, दोबारा खड़ा करे, तब बच सकता है। कैसे कैसे करेगा बता? आपने चांदनी चौक में देखा दुकानें कैसे जुड़ी हुई हैं? एक टूटी तो क्या होगा, ऐसे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं वैसा हो जाएगा। किस किस को तो ठीक करेगा वो, भुगत रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, फंसे। बेचने तो कोर्ट चले जाते हैं ना। कोर्ट क्या कहता है कि अगर आपकी लाइवलीहुड अफेक्ट होती है तो आपको, दिल्ली रेंटल एक्ट है, बचा देता है उनको। इतनी बड़ी कोई उपाय नहीं निकल रहा इस चीज का। हाँ हाँ, जो भी है होता है, तो इट्स अ सर रियलिटी। पर जब लीज एंड होगी तब क्लॉज। बेटा वो लीज एंड का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, कोई रखा ही नहीं। पूर्वज इतने थोड़े समझदार होते थे, पहले तो लोगों के पास पढ़े लिखे के कागज ही नहीं होते थे, और जो बन भी गए तो उसका कोई उपाय नहीं है। दैट इज एन आयरन, दैट्स द प्रॉब्लम। सर पर तो लीज तो किसी फिक्स टाइम के लिए दी होगी। नहीं भाई, अरे यार एक बात बता, अब हम इस जमाने में 2022 में 21st सेंचुरी में है। अब लीगल लॉ कानून वानून सब बदल चुके हैं, लोग होशियार हो गए हैं।
उस जमाने में तो क्या होता था, सेठ जी हमें दुकान चाहिए, ला इतना पैसा दे, ले ले दुकान कर ले। सेठ जी के पास लठैत होते थे, जो दुकान नहीं खाली लट्ठे मार के खाली करवा लेता था। आज करवा लोगे लठ मार के खाली किसी से दुकान? नहीं सर। भाई एक पड़ी हुई ना कहावत, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वो इंडिपेंडेंस से पहले चलती थी, 50s 60s तक भी चलती थी, उसके बाद नहीं चलती वो। आज कोई आपकी दुकान में कब्जा करके बैठ गया, डंडे के जोर से खाली करवा लोगे? पॉइंट ब्लैंक पे गोली लगेगी सीधा, नहीं करा सकते आप, इट्स डिफिकल्ट। सो अगर मैं बोल रहा हूँ ना, अब कोई पता है वो बेचारा अपनी दुकानों का किराया इतना इतना लिखता होगा, तो रियलिस्टिक है क्या? वो क्या करेगा वो? तो रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक अकाउंटिंग के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम उनकी वैल्यू को रिवैल्यू नहीं करते हैं तो वो ऐसी चलती हैं। अब वो जो आदमी है अपनी बैलेंस शीट बना रहा होगा, चांदनी चौक में एक एक घर की क्या कीमत लगा रहा होगा, 2000 5000 7000, वही तो दिखा रहा होगा अपनी कीमत। इज इट रियलिस्टिक? एक छोटी सी इतनी सी मतलब खोपची जितनी दुकान जो होती है उसी का किराया अगर 50-50 1-1 लाख रुपए किराया होता है चांदनी चौक में। बॉम्बे की कहानी अलग है ना बेटा। बॉम्बे तो मतलब हम तो बोले ना, तो मुगलों के जमाने से दिल्ली ट्रेड सेंटर हुआ करता था। बॉम्बे तो अब पनपा है अभी पिछले 60-70 साल में। ठीक है, चलो। एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट दिल्ली हुआ करती थी। अभी भी गांधीनगर एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट क्लॉथ मार्केट है। सब हब हुआ करता था ट्रेड का। कोलकाता ऑफ कोर्स इट वाज इन कंपटीशन विद दिल्ली, बट मुंबई वर नेवर बीन देयर। मुंबई तो ठीक है, उनकी ब्रिटिश लोगों ने अपना हिसाब किताब करके बनाया। एनीवे वी आर नॉट गोइंग थ्रू हिस्ट्री हियर, आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को कंप्लीटली इग्नोर करता है। एग्री करते हैं इस बात से? नहीं करते हैं? करता है ना, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इग्नोर, बिल्कुल इग्नोर करता है। ठीक है जी, चलो। मतलब मैनेजर अच्छे थे, बढ़िया थे, अच्छा खासा काम चलता था, सब कुछ चलता था, ये सारी की सारी चीजें क्या करते थे वो लोग? इग्नोर करते थे। अकाउंटिंग में कहाँ रिकॉर्ड होती है? मैनेजर बहुत शानदार है, मैनेजर बहुत बढ़िया है, वो इट इज नेवर बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, होता ही नहीं कहीं पर भी रिकॉर्ड। ठीक है, अच्छा। अकाउंटिंग में लीड टू, अच्छा, अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। आपको बताया ना मैंने कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी की थी? 50,000 की। अब तो उसकी वैल्यू बदल गई, मार्केट में प्राइस बदल गया, लेकिन अकाउंटिंग उसे इग्नोर करती है। अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं होता वो सब कुछ। तो ये अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन में भी, और यहाँ दोनों जगह पे क्या होती है, ये बात सच साबित होती है, नहीं रिकॉर्ड करता उसको। नहीं, वर्ल्ड में तो नहीं है वो, नहीं। देखो मैंने बताया ना कि वर्ल्ड में तो IFRS चल रहा है, इंडिया IFRS चलता है। यूएस का अलग सिस्टम है, अमेरिका का, मतलब जब यूरोप, सबने अपने आप को क्या कर दिया, प्रैग्मेटिक कर दिया है। लेकिन अभी भी क्या है कि हमारे देश में जो हमारा सिस्टम, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनमें बहुत सारी जो डेफिशिएंसीज को दूर करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट को फॉलो करते हैं। और यूएस है, IFRS है, जो वो मार्केट वैल्यू को फोर्स करता है। तो हम लोग अभी मार्केट वैल्यू को नहीं एक्सेप्ट करते। दिक्कत, मार्केट वैल्यू को अगर हम लोग फॉलो करने चलेंगे ना, तो हमारा हर बैंक डूब जाएगा। NPA का मतलब जानते हो? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, लोन। तो अगर 20 साल पहले कोई लोन लिया था तो उसकी वैल्यू 20 साल की बराबर ही रहेगी ना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा। लेकिन अगर उस लोन को मैं मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा तो 200 का लोन कितना हो, 200 करोड़ का हो जाएगा ना। क्या करेगा फिर? डूब गया बैंक तो। बहुत सारी हर्डल्स हैं जिनको फॉलो करना होता है। एक आया अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। ठीक है जी, चलो मैं पूछ रहा हूँ, विंडो ड्रेसिंग को समझने की कोशिश करते हैं। गौरी, अगर आपके चोट लग जाए, घुटना फुटबॉल खेलते समय छिल जाए, तो क्या करती हो? उस पर टिन वगैरह बांध के चली जाती हो? क्या करती हो? हाँ, दवाई लगाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? दवाई लगाने के बाद ड्रेसिंग करते हैं ना, ड्रेसिंग करते हैं ना, पट्टी वट्टी लगाते हैं, नहीं लगाते? उसके कुछ दिनों बाद क्या होता है फिर? हो जाता है, हील होता है, नेचुरल हील होता है, धीरे धीरे रिकवर, पट्टियां बदलनी पड़ती है, रिकवर हो जाता है, काफी कुछ होता है भाई। तो क्या नाम है सर आपका? कृष्णा ने क्या हो, कृष्णा मान लो देखोगे ना, कभी जब बहुत आंधी तूफान आता है तो खिड़कियां उड़कियां टूट जाती हैं। ठीक है, तो कृष्णा की खिड़की में टूटी एक। इसने क्या करा कि खिड़की को ऐसे, मतलब आपने होता ना एक वो, एक ऑइंटमेंट होता है, क्या लगाते हैं उसको हम लोग जब घाव वाव हो जाते हैं हमारे? बीटाडीन। बीटाडीन, ये बीटाडीन जो है मोदी जी बनाते हैं। तो बीटाडीन इसने क्या करा कि जब इसके घुटने में चोट लगी, बीटाडीन लगाया, पट्टी वट्टी बांधी, ठीक हो गया। अब इसने क्या करा कि अपनी खिड़की जो है उसकी बीटाडीन वगैरह लगाया, पट्टी वट्टी बांधी, और उसको करके रख दिया। ठीक है जी, हो गया। तो हो गया विंडो ड्रेसिंग। नहीं, खिड़की को चोट लग गई ये दिखाने के लिए।
खिड़की को ठीक कर दिया ऐसा? अच्छा, अभी मैं तो एक पोर जोक मार रहा था, तुम लोग सीरियसली लेने लग गए उसको। विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये नहीं कि भैया पट्टियां में पट्टियां बांध रहे हैं खिड़कियों को, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। विंडो ड्रेसिंग एक फ्रेज है यहाँ पर, उसको यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग। किसी ने सत्यम का नाम सुना? सत्यम सत्यम कंप्यूटर्स हुआ करता था। हाँ, Yes, sir. पी रामलिंगम राजू। उस बंदे के साथ पता है क्या खास बात थी? जिसके नाम पे भी राजू लगता था, कहता आजा बिजनेस, आजा, उसको एम्प्लॉय बना देता था। एंड सत्यम कंप्यूटर्स एक टाइम पे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इन सबको क्या करता था? कॉम्पीट करता था। उसने क्या करा? और डिविडेंड डिक्लेयर करता था, खूब डिविडेंड डिक्लेयर करता था, वो सारे के सारे डिविडेंड डिक्लेयर करता था, खूब बढ़िया चल रहा था सब कुछ। लेकिन क्या होता है कि जब आप दोनों हाथ से लुटाओगे तो क्या होगा? बचेगा नहीं। तो एक टाइम ऐसा आया कि उसकी लिमिट जवाब दी गई। अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो कि मार्केट में आपके शेयर की प्राइस स्टेबल रहते हैं या बढ़ते रहते हैं। फिर उसने क्या करा? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में लिखा उसने कि मैंने गलती करी, मेरा जो था, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होता था, मैंने मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स किया। नहीं, उसने, वो तो दूसरा बंदा था। अभी मैं दिखा देता हूं आपको। हाँ, बहुत पहले हुआ था। आई जस्ट शो यू हियर, आपको दिख जाएगा। पी रामलिंगम राजू जो था, उसने अपना लेटर, जस्ट होल्ड करना, देखो दिखाता हूं आपको मैं। उसने लेटर सेबी को लिखा और भूचाल आ गया। देखिए, मैं दिखाता हूं आपको, स्क्रीन पे देखना जरा, ये दिखेगा आपको। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ विंडो ड्रेसिंग इन इंडिया। दिख रहा है स्क्रीन पे किसी को? अरे दिख रहा है भाई? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes. ये सब लिखा है उसने यहाँ पर। आई हैव promoted and have seen associated with सत्यम। मतलब अगर आप देखेंगे, अगर मैं बोलूं पी रामलिंगम राजू सत्यम लेटर, इस तरह का अगर आप ढूंढेंगे आपको दिख जाएगा। तो उसने क्या करा कि बजाय कि और ज्यादा परेशानी में फंसता, उसने सेबी को एक लेटर लिखा, और जो उसने गड़बड़ करी थी उसको एक्सेप्ट करा, और वो कंपनी ऑल ओवर क्या हो गई? बर्बाद हो गई। ठीक है। बाद में उस कंपनी को महिंद्रा टेक ने खरीदा। आज उस कंपनी का नाम है महिंद्रा सत्यम। ऐसा करके विंडो ड्रेसिंग का ये क्लासिक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल था, एनरॉन पावर कॉर्पोरेशन। सुना है किसी ने? नाम नहीं सुना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट 8 दिन के लिए आई थी। एनरॉन पावर कॉर्पोरेशन दाभोल पावर प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में, दाभोल पावर प्रोजेक्ट, एनरॉन पावर कॉर्पोरेशन का। तो ये यूएस की कंपनी थी। इसका जो प्रेसिडेंट था और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ने सुसाइड करा था। क्यों करा था पता है? क्योंकि यूएस में अगर कोई फाइनेंशियल क्राइम करते हो तो आपको पता है कितनी पनिशमेंट मिलती है? 150 साल की, 200 साल की, ऐसी पनिशमेंट मिलती है। तो 150 साल जेल रहने से बढ़िया कि कूद जाओ किसी मल्टी स्टोरी से। ऐसी क्या उन लोगों ने। ठीक है। तो ये विंडो ड्रेसिंग के एग्जांपल्स होते हैं कि आपके प्रॉफिट नहीं होते हैं, फिर भी बाय मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप क्या करते हैं? ये सब करते रहते हैं। और एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल था, आपने देखा होगा ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स आपने देखा होगा, आपने ओटीटी से नेटवर्क पे देखा होगा, आपने नेटफ्लिक्स वगैरह पे देखा होगा, हर्षद मेहता की कहानी, है ना? हर्षद मेहता की कहानी, हर्षद मेहता का था इनसाइडर ट्रेडिंग वाला पार्ट। ठीक है। लेकिन मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग जो करते हैं लोग, बुक्स ऑफ अकाउंट, हर्षद मेहता तो इनसाइडर ट्रेडिंग एग्जांपल था। हम तो विंडो ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं। अगर आप मैनिपुलेशन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, और मैनिपुलेशन करने के बाद आप क्या करते हैं? गड़बड़ करते हैं, गलत प्रॉफिट्स करते हैं, गलत एसेट्स, गलत लायबिलिटी शो करते हैं, उसको विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब नहीं कि खिड़की पकड़ी और उसको पट्टी बांधना शुरू कर दिया ना। देख लीजिए, term window dressing means manipulation of accounts in a way so as to conceal vital facts and present the financial information in a better position. हम अच्छे नहीं है फिर भी हम अपने आप को अच्छा दिखाते हैं। दिस इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग। तो आपने देखा आपकी अकाउंटिंग की क्या थी? एडवांटेजेस थे और क्या थे? लिमिटेशंस थे। इसमें से विंडो ड्रेसिंग जो है ना, वो उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड नाउ, इट इज टू इजी। सर, हाँ जी, बोलो। ये विंडो ड्रेसिंग क्यों करते हैं? सो दैट बिजनेस बंद ना हो। हाँ, बिजनेस बंद ना हो और मार्केट में एक फॉल्स इमेज बनी रहे आपकी। आप डूब रहे होते हो, आपके प्रॉफिट खराब चल रहे होते हो, लेकिन मार्केट में आप दुनिया को बताते हो क्या?
आपने, मैं इसका एक और अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। पुराने जमाने में जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे ना, रियासतें जिन्हें कहते थे, राजा वाजा हुआ करते थे, तो पहले तो क्या होता था, उनके पास खूब टैक्स वैक्स लगान आता था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके राजा वाजा सब छीन लिया, उनको एक प्रीवी पर्स दिया जाता था, मतलब उनको हर साल 1 लाख 2 लाख रुपए अमाउंट दिया जाता था, वो भी खत्म हो गया। लेकिन राजाओं वाले ठाट बाट छोड़े नहीं उन्होंने। फिर क्या होता था, कर्जा डूबा, सारी प्रॉपर्टी सब बर्बाद हो रखी है, लेकिन फिर भी क्या होता था, राजाओं वाली शान शौकत से रहते थे। दैट हैपेंस विद दीज कंपनीज ऑल्सो। इनके लॉसेज चल रहे होते हैं। अगर हम लॉसेज डिक्लेयर करेंगे मार्केट में तो क्या हो जाएगा, हमारी कंपनी के शेयर गिरना शुरू करते, हम और बर्बादी में जाएंगे। वो छुपा लेते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। मतलब इन ऑर्डर टू सस्टेन इन मार्केट दे कंसील वाइटल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और इस वजह से उन्हें करना पड़ता है, करते हैं बिल्कुल, इसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। एक लिमिटेशंस है। और जानते हैं जितने भी स्कैम्स वगैरह होते हैं उनमें बड़े की और इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कौन करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। भाई कानून कैसे तोड़ा जाएगा ये तो वकील ही बताएगा ना, नहीं? टैक्स कैसे इवेट करा जाए, हु विल गाइड यू, हु इज एन एक्सपर्ट इन टैक्स? ये परेशानी यहाँ पर होती है, इस तरह से चीजें चलती हैं। इन दैट वे इट गोज। चलिए, रोल हम देख चुके थे, अकाउंटिंग प्रोसेस का हमने कर लिया था। एक थोड़ी सी चीज हम और देख लेते हैं जरा, क्वालिटेटिव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग है, कौन कौन से, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री सिस्टम है। अब जो भी अकाउंटिंग हम लोग पढ़ेंगे, अब हम जो भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे आपके साथ, वो डबल एंट्री होगी। पेज नंबर 1.13 पे जाइएगा, पेज नंबर 1.13। वट एवर अकाउंटिंग विल गो थ्रू, वो है डबल एंट्री। मतलब उसमें हर एक ट्रांजेक्शन का डबल एस्पेक्ट होगा। जैसे सपोज परचेज गुड्स इन कैश, तो क्या होगा, गुड्स विल कम टू मी, माई कैश विल गो। या परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो क्या होगा, गुड्स मेरे पास आएंगी तो मेरी एसेट्स बढ़ेगी और मेरी लायबिलिटी भी तो बढ़ेगी। पेड टू क्रेडिटर्स, तो क्या होगा, मेरे लायबिलिटी कम होगी, मेरा कैश भी कम होगा। इट मूव्स इन दैट वे। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट, ड्यूल इफेक्ट कहते हैं। ये डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। और सिंगल एंट्री सिस्टम क्या करता है, ये बेसिकली क्या होता है, इंडिजीनियस सिस्टम होता है। जैसे आप देखेंगे पेज नंबर 1.15 में लिखा हुआ है। वैसे बहुत शर्म के साथ मुझे बोलना पड़ता है, इंडिजीनियस सिस्टम, ये जब मैं आपको बताऊंगा ना कभी आगे चल के, जब फाइनल अकाउंट बताऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। मतलब ये हमारा हिंदुस्तानी सिस्टम ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हुआ करता था, इंडिजीनियस। लेकिन ये इसमें रिसर्च नहीं हुई, डेवलपमेंट नहीं हुई, प्रैक्टिस नहीं हुई, तो क्या हो गया, जैसे लोग आयुर्वेद पे भरोसा नहीं करते ना, वैसे इसमें भी भरोसा नहीं करते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। ये क्या लिखा है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। या एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, वो क्या, कैश, पैसा आया गया, बस उसका हिसाब किताब रखते हैं। भाई छोटे छोटे दुकानदार क्या रखेगा, कितना पैसा है कितना पैसा गया, ये ज्यादा किससे उधारी लेनी किसको उधारी देनी है उसका हिसाब, बस उससे ज्यादा रखता ही नहीं है। या स्टॉक में कितना पड़ा है और बस इसका हिसाब, उससे ज्यादा कोई हिसाब नहीं। सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट अकाउंट बोलते हैं। लेकिन जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। रिकॉर्डिंग कहाँ होगी, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर, बीपी, जर्नल प्रॉपर। सिस्टमैटिक सिस्टम है ये उसकी बात करते हैं। तो जो डबल एंट्री सिस्टम है भाई, वो क्या है आपका, सिस्टमैटिक है, मोर साइंटिफिक है, एक्सेप्टेबल इन कोर्ट है। और इस पर दो एस्पेक्ट लिए जाते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। अभी जब हम पढ़ेंगे ना तीसरे चैप्टर के बाद रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, तब वहां और क्लैरिटी आएगी। तो डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट दो एस्पेक्ट लेके चलते हैं। और डेबिट किसको बोलते हैं उसके लिए भी रूल्स हैं, क्रेडिट किसको बोला जाता है उसके लिए भी रूल्स होते हैं, उस पर बेस्ड होता है। इसके फीचर्स देख लेते हैं। इट मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शंस। यहाँ ट्रांजेक्शन के दो फोल्ड एस्पेक्ट्स होते हैं, इसमें एक एस्पेक्ट डेबिट होता है, दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होता है। और यहाँ पर क्या होता है, टोटल डेबिट क्रेडिट का हमेशा क्या होगा, बराबर होता है। तो आप अर्थमेटिकली क्या कर सकते हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सिंगल एंट्री में नहीं कर सकते आप ऐसा, ठीक है। स्टेजेस क्या होती हैं, पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, वही है ना अकाउंटिंग प्रोसेस, पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर इसको क्लासिफाई करके क्या करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज करने के बाद क्या करते हैं, उसको क्लोज करते हैं, फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं। दैट इज व्हाट ये स्टेप्स। एडवांटेजेस वही है जो हमने भी पढ़ी थी सारी सारी। क्या साइंटिफिक सिस्टम है, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हम कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस पता लगा सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगा सकते हैं, और कंट्रोल कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज को इसके थ्रू। और कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल होती है, मेंटेनिंग मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। फ्रॉड एंड मिसअप्रोप्रिएशंस, गड़बड़ घोटाले हम इससे
पता लगा सकते हैं, उसमें नहीं लगा सकते हैं, दिक्कत होती है। उसमें तो अगर कोई बहुत ज्यादा विजुअल होगा तो ही कर पाएगा इसको, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। और अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हमने बताया, दे मेंटेन ओनली वन एस्पेक्ट विच इज बेसिकली व्हाट, कैश एंड रिलेटेड थिंग्स, उसके अलावा कुछ नहीं करते। ठीक है, इसलिए इसे बोला ना यहाँ पर कैश बुक बनाते हैं सिस्टम के अंदर, सिंगल एंट्री में सिर्फ कैश बुक बनाते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं बनाते हैं, उसके हिसाब से काम चलता है। तो अब हमने क्या क्या चीजें कर ली हैं भाई, देखो जरा, अब हमारे पास चैप्टर में क्या बचा। हाँ, एक और चीज बची यहाँ पर, वो है कि आपकी अकाउंटिंग की ब्रांचेस। ठीक है, अकाउंटिंग की ब्रांचेस बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 3 तरह की ब्रांचेस अकाउंटिंग की आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब करी गई हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अलावा भी देयर आर वेरियस, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी होती है, लेकिन वो सीनियर क्लासेस में पढ़ते हैं। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है जानते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक्सपर्ट होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीधी सी बात है। All the matters relating to financial matters deals with maintenance of books of accounts, determine financial performance, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। और इस काम के एक्सपर्ट कौन होते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। फिर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब ये क्या चीज होती होगी? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लूं। पेप्सी और कोक के बीच हमेशा लड़ाई रहती है, कोला वार कहते हैं उसको, होता है ना, ग्लोबली होता है नहीं होता, बताइए मुझे, इज इट देयर और नॉट? ऑनलाइन में बोलिए, सुना है कहरवी कोला वार के बारे में? यस सर। इट इज देयर। अगर पेप्सी ने अपने प्रोडक्ट की कीमत 5 रुपए कम करी तो कोक भी 5 रुपए कम करेगा। पेप्सी 200 के साथ 250 मिलीलीटर ज्यादा दे रहा है, 2 लीटर के साथ 2.25 लीटर दे रहा है, तो कोक भी करेगा। देखा होगा ना, बड़ी बड़ी बॉटल, पेप्सी ने छोटा पैक निकाला, कोक भी छोटा पैक निकालता है। उसने 1 लीटर 500 मिलीलीटर, उसने 500, चलता है। अब मुझे बताइए कि अगर आपके कॉम्पिटिटर ने अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर दी है, मतलब प्राइस कम कर दी है, और आपको भी प्राइस कम करना है, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कॉस्ट कैसे करोगे? कॉस्ट कम कटिंग करना। क्या आप एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट कम कर दोगे? ना। उसने लिया शाहरुख खान, आप ले रहे हो राजपाल यादव, भूल भुलैया वाला चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, दिक्कत है। कौन ब्रांड कहेंगे कि यार क्या दिन आ गए इसके, कि राजपाल यादव को हायर कर रहे हैं। अगर वो अक्षय कुमार लेता है तो उधर वो क्या लेते हैं? सलमान खान को ले रहे होते हैं। अगर वो शाहरुख खान को ले रहा होता तो ये क्या करते हैं? वो आमिर खान को ले रहा होता है। देखा ना, उसी के टक्कर के लोगों को ले रहे होते हैं ना। वो रणवीर सिंह को ले रहा होता है तो वो रणवीर कपूर को ले रहा होता है, या शाहिद खरगोश कपूर को ले रहा होता है। नहीं ले रहे होते, बराबर बराबर के लेके चलते हैं ना, नहीं लेके चलते। अरे भैया, अगर ब्रांड एम्बेसडर बना रहा है आमिर खान को, तो पेप्सी जो होता है वो अक्षय कुमार को लेके चलता है ना, उसी के टक्कर के बंदे को तो लेके चलेगा, उससे नीचे के एक्टर को लेके चलेगा, इसको लेके चलता है। तो यू कैन नॉट कट योर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। फिर क्वांटिटी कम कर दोगे आप जानते हो हिंदुस्तान में क्या होता है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट होती है। तुमने प्राइस 50 पैसे कम कर दिया, बंदा क्या कहता है, ये 10 रुपए की है, ये 9.5 रुपए की, वो 9.5 वाली ले जाएगा। प्राइस की तो प्राइस में तो आप कंट्रोल, प्राइस तो उसके बराबर रखना है आपने। अब आप क्या करोगे? क्वालिटी गिराओगे, पता चला कोक पीते 10 लग गए लोगों के, बर्बाद हो जाओगे आप तो। ऐसे में आप क्वालिटी भी नहीं गिरा सकते हो, क्या करोगे आप? समहाउ यू हैव टू रिड्यूस योर कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट घटानी पड़ेगी, एम्प्लॉय की कॉस्ट घटानी पड़ेगी, लेबर की कॉस्ट घटानी पड़ेगी, बिजली बचानी पड़ेगी, और क्या होते हैं मतलब देयर आर उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया जहां जिस चीज की कमी होती है वहां पर उसी की ज्यादा वैल्यू। हमारे देश में फाइनेंस की कमी है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट की चलती है, लेकिन वर्ल्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा पॉपुलर कौन होते हैं, ज्यादा पेबल कौन होते हैं? कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज की मैं बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटेंट जो होते हैं उनकी वैल्यू, उनकी अर्निंग सब चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा अच्छी होती है। कॉस्ट अकाउंटेंट वो लोग होते हैं व्हिच हेल्प्स इन कटिंग कॉस्ट, ताकि आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी भी ना गिरे, आपकी एडवर्टीजमेंट भी कम ना हो, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट कमाएं। कॉस्ट अकाउंटिंग वो होता है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, कोई बच्चा बीच में कोई आवाज दे रहा था पीछे से, बोलिए। एनीबॉडी सेइंग एनीथिंग? नो सर। अच्छा, नो सर। अब आपने सुनी होगी ना, कहा जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन, क्या मतलब इस बात का? हाँ, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट करने के बाद आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की डिग्री का नाम होता है सीएमए, चार्टर्ड अकाउंटिंग की डिग्री का नाम होता है सीए। लेकिन फिर भी एमबीए फाइनेंस इनसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। क्यों भाई? वो तो एक्सपर्ट नहीं होते किसी चीज के, एमबीए वाले कहाँ होते हैं?
हो सकता है एमबीए फाइनेंस वाला, एमबीए मार्केटिंग वाला हो, लेकिन उतनी डीप स्टडी नहीं कर रखे हो जितनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नॉलेज और एक एमबीए फाइनेंस की नॉलेज में कोई कंपैरिजन नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉलेज वाइज इज मच सुपीरियर देन एमबीए फाइनेंस, मच मच सुपीरियर। लेकिन तरक्की प्रमोशन किसकी ज्यादा होती है? एमबीए वाले की होती है। क्यों? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला फाइनेंस का बंदा है, लेकिन एमबीए वाला बंदा एचआर की भी जानकारी रखेगा, फाइनेंस की भी रखेगा, मार्केटिंग की रखेगा, क्वालिटी कंट्रोल की भी रखेगा, हर एस्पेक्ट की, पॉलिटिकल लिंकेजेस वगैरह और हर तरह की वो जानकारी रखता है, और वो ग्रूम होते हैं एज ए मैनेजर। चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी ग्रूम होते हैं एज ए मैनेजर। तो ऐसा बंदा जिसे हर एस्पेक्ट की थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है, उन्हें मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहते हैं। दे आर एमबीएस। ये 3 ब्रांचेस हैं आपकी अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देयर आर अदर सब्सिडियरी ब्रांचेस आल्सो, रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, और अलग भी हैं। थर्ड तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, एमबीए वाली, वो तीनों है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि वो दे नो हाउ टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशन एंड बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा, एक एमबीए वाला जो होता है ना, उसे थोड़ा सा कंपनी अकाउंट के बारे में भी पता होता है। और तुमने देखा होगा ना, साइंस वाले भी बड़ा अच्छा खासा एमबीए करके बिजनेस चला रहे होते हैं, जबकि उन्होंने कभी भी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी होती। हमारी तरह थोड़ी पढ़ती, 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं पढ़ी होती ना। तो उन्हें थोड़ा बहुत उतनी नॉलेज उनको अकाउंटिंग की होती है जितना कि उन्हें बैलेंस शीट पढ़नी आती है, उन्हें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पढ़ना आता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो बैलेंस शीट बना ले, तो उन्हें बनानी नहीं आती है, उन्हें पढ़ना आता है। और पढ़ना आता है तो वो जानते हैं कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है, उसको ठीक कर सकते हैं वो। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो बढ़ना, बनाना, ओढ़ना, बिछाना सब आता है। ठीक है, लेकिन सीए जो होता है वो लाइजनिंग वाला पार्ट हो गया, या फिर अदर सॉफ्ट स्किल हो गई, उनकी कमी होती है। कभी देखें, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है, जितने वाइब्रेंट वो एमबीए वाले होते हैं, उतने वाइब्रेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते हैं, क्योंकि उनको उतनी वो स्किल्स नहीं आती हैं। तो उनकी ग्रूमिंग होती है एज ए मैनेजर, इनकी ग्रूमिंग होती है एज ए फाइनेंस। ये फर्क होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कॉस्ट अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ये सब कुछ पढ़ना होता है, लेकिन उतना डीप नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। उसके कंपैरिजन में चार्टर्ड अकाउंटेंट को टैक्सेशन, कॉस्टिंग, सब कुछ पढ़ना होता है और बहुत डीप पढ़ना होता है। लेकिन उन्हें बिजनेस मैनेज करना नहीं सिखाया जाता, इन्हें सिखाया जाता है। सीए में आपको पीपीटी बनानी थोड़ी बताई जाएंगी, प्रेजेंटेशन बनाने थोड़ी सिखाए जाते हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं सिखाए जाते, इनको सिखाए जाते हैं। ठीक है, इनकी सी चार्टर्ड अकाउंटिंग में आपको कोर थ्योरी पढ़ाई जाती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोर लॉ पढ़ाया जाता है, यहाँ नहीं पढ़ाया जाता ना, यहाँ उसके इम्प्लीकेशंस पढ़ाए जाते हैं बस, ताकि आप कंट्रोल कर सकें। तो एमबीए फाइनेंस वाले सीए को भी कंट्रोल कर लेते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट को भी कंट्रोल कर लेते हैं, एचआर वाले को भी कंट्रोल कर लेते हैं, सबको कंट्रोल कर लेते हैं। दैट इज व्हाट इट हैपेंस। ठीक है, बोलना है कुछ? चलिए, सो आज वाइंड अप करते हैं यहीं पर ही, और मिलते हैं फिर अगली क्लास। अगली क्लास में आई विल गिव यू नोट्स फॉर चैप्टर 2, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, नहीं सॉरी, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, विल वाइंड अप द क्लास नाउ। हेलो, No, sir. No, sir. दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।